सभी लोगों का हमारे चैनल सौर नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल सौर करियर पॉइंट में बच्चों बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं कि नीट वाले प्रश्न हमारे पास में जो क्लास 11th की केमिस्ट्री है उसका हम लोग नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं कि हम लोगों का नीट एग्जाम में सारे सब्जेक्ट को हम लोग अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं। पहला हमारे पास में चल रहा है केमिस्ट्री में जो आज का हमारे पास में टॉपिक है उससे हम लोग कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत हम लोग तत्व के बारे में जानकारी ले रहे थे। तत्व के बारे में हमको ये भी समझना होगा कि टोटल जितने हमारे पास में तत्व हैं 118, इसमें यदि हमको कभी ये कह देता है कि प्रोटॉन की संख्या बताइए कि प्रोटॉनों की संख्या कैसे ज्ञात की जा सकती है, या तो हमको इसी में कह देगा कि बताइए कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। कोई एक और तत्व आपको दे देगा, इसमें कहेगा कि बताइए कि इस तत्व का परमाणु भार क्या होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। सबसे पहले मेरी बात आप लोगों को जो इमरजेंसी लगती है उसे अच्छे से समझ लीजिए कि आप लोगों को बच्चों सबसे ज़्यादा आप लोगों को पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में जो हमारे पास में तत्व हैं ये एलिमेंट आप लोगों को याद रहें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी केमिस्ट्री हो जाती है आपको कि अगर आप लोग इसको याद कर लेते हैं तो ठीक है। तो अगर यहाँ से इसको हमसे बोल देगा कि इसको याद करो, तो सबसे पहले आप लोगों को क्लास में आपके पास में जो 11th में आप लोगों ने कहीं ना कहीं से पढ़ा है वहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ देखने को मिलती है कि 10th और 12th वाले में हम लोग जब देखते हैं कि सर 9th से ही हमको 1 से लेकर के 30 तक के तत्वों को याद करा दिया जाता है कि इसको कैसे याद करना है। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक सहित आप लोग इसको याद करो, और जिन बच्चों को नहीं याद होता है कमेंट करना, मैं आप लोगों को बहुत बेहतरीन शानदार तरीके से ये ट्रिक के माध्यम से याद करा दूंगा कि 1 से लेकर के 30 तक का जो परमाणु क्रमांक होता है वो याद कैसे किया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे। तो ये मैंने आपको तत्व दिखा दिया, इसमें आप लोगों को समझ के चलना है। पहली बात मेरी समझ करके चलना, अगर कभी आप लोगों को ये कहेगा कि सर कोई एक परमाणु बताइए कि जो हमारे पास में हो, तो बच्चों पहला हमने कहा कि एक ये हमारे पास में क्या होता है, परमाणु होगा। अब ये जो मैंने आपको परमाणु बताया है भाई साहब, इसमें इस परमाणु को समझो कि ये कोई एक हमारे पास में क्या होता है, परमाणु होता है। एक परमाणु के अंदर निम्न 3 चीज होती हैं, ध्यान से समझ करके चलना। एक परमाणु के अंदर 3 चीजें हमारे पास में होती हैं, और वो जो 3 चीज होती है उसको बढ़िया से समझ करके चलो। हमने कहा कि साहब ये तो पहला हमारे पास में एक परमाणु होता है। परमाणु के बीच में मैंने आपको परमाणु बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि एक परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के अंदर कितने तत्व होते हैं, तो हमने कहा कि भाई साहब एक परमाणु के अंदर टोटल जो तत्व होते हैं वो एक परमाणु में कितने कण होते हैं या कितने पार्ट उसके कंपोनेंट होते हैं, तो हमने कहा एक परमाणु के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। पी से बोलेंगे प्रोटॉन, ई से बोलेंगे इलेक्ट्रॉन, एन से हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन बोला जाता है। अब ये आप ध्यान से समझना कि अगर कोई एक मैं आपको परमाणु दे देता हूं तो ये हमने कहा एक परमाणु है। इस परमाणु के बीच में बच्चों आप देख करके चलोगे तो ये इस परमाणु के बीच में इसका क्या होता है, नाभिक होता है। ध्यान से समझना कि इस बीच वाला जो हमारे पास में भाग होता है ये हमेशा क्या होता है, सॉलिड होता है। बीच वाला भाग हमेशा कैसा होता है, ठोस होता है। ठीक है, इस ठोस वाले भाग में जो बीच का एकदम हमारे पास में भाग हमको दिखा रहा है, ये बीचों बीच वाला भाग जो हमारे पास में है इसको बोलते हैं कि इसमें हमारे पास में उपस्थित है प्रोटॉन, और प्लस इसी में हमारे पास में उपस्थित है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमारे पास में बच्चों जो होता है वो नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार कक्षा होती है, उसी में वो क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है। यहाँ पर हमने कहा कि भाई साहब हमारे पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन गोली गोली अवस्था में क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ये नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, घूमते हैं। तो आज के बाद अगर आपको कभी कोई बता देगा कि एक परमाणु के कितने कंपोनेंट होते हैं, तो साहब 3 होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पर होते हैं, नाभिक में होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होता है, उसके चारों ओर क्या करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। चलिए ठीक है, ये तो इसके चारों ओर क्या करेगा भाई साहब, चक्कर लगाएगा।
हमको इतनी बात समझ में आ गई। अब हमने कहा कि जैसे मैं आपको को एक गेंद दे देता हूँ, रबर का गुब्बारा, जैसे आप लोग हैप्पी बर्थडे पर फुलाते हो, गुब्बारे को अगर मैं फुला देता हूँ तो देखो कभी गुब्बारे के अंदर गुब्बारा भरा हुआ आपने देखा है कि नहीं? तो गुब्बारे के अंदर जो गुब्बारा भरा होता है, अगर गुब्बारे के अंदर जो छोटा सा गुब्बारा होगा वो ज़्यादा वजनदार होगा, किसकी अपेक्षा? बड़े वाले गुब्बारे की अपेक्षा। जैसे देखो कभी कभी पानी वाला गुब्बारा आया करता था, जैसे हमने कहा गुब्बारे को फुला करके उसके अंदर कोई बिस्किट अगर हम लोग डाल देते हैं तो बिस्किट का वजन होगा, तौलेंगे तो ज़्यादा से वजन किसका आएगा? गुब्बारे का आएगा कि बिस्किट का आएगा? कहें सर बिस्किट का वजन होगा, क्योंकि गुब्बारा बहुत बड़ा है, उसके अंदर हवा भरी हुई है ना, तो उसके अंदर जो हवा भरी हुई है गुब्बारे के अंदर, इसका वजन कुछ नहीं होगा। इस वजन किसका होगा? नाभिक का वजन होता है। तो परमाणु बच्चों हमेशा कैसा होता है सर? खोखला होता है। अगर आपको कभी याद करने वाली बात आए तो हमेशा ये आप लोग याद रखना कि परमाणु हमेशा कैसा होता है? खोखला होता है। ये परमाणु किनारों पर कैसा होता है बच्चों? खोखला होगा। कभी अगर आप लोगों के सामने आ जाए कि परमाणु जो होगा वो किनारों पर कैसा होता है बच्चों? खोखला होता है। मेरी बात को अच्छे से याद रखना कि जो परमाणु है वो हमारे पास में किनारों पर कैसा होता है? कह रहे हैं कि सर परमाणु किनारों पर कैसा होता है? खोखला होता है। एक बात हमेशा ध्यान पर रखना। और परमाणु का जो बीच वाला भाग होता है, ये ध्यान से देख करके चलो, ये है परमाणु, और ये इसके चारों ओर जो हमको दिखाई दे रही है इसे हम लोग क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते पर चक्कर लगाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते पर चक्कर लगाएगा उसे क्या कहते हैं? कक्षा कहा जाता है। कहीं कहीं पर आप लोगों को कोष भी दिखाई दे देगा। ठीक है, कि कोष क्या होता है, या तो इसको कहीं कहीं पर आप लोगों के सामने कक्षा कहेगा, या तो कहीं कहीं पर आप लोगों के सामने बच्चों इसे क्या बोलता है? कोष बोलेगा। ठीक है, अगर इसे आप लोग देख के चलोगे, इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? सेल बोला जाता है। इसे ऑर्बिटल भी कह देते हैं। अभी आप कुछ मत समझो, कोष और कक्षा दोनों में मैं आपको अंतर बताऊंगा, लेकिन अभी आप लोग समझो कि कोष क्या होता है, कक्षा क्या होती है। इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते पर चक्कर लगा रहा है यही हमारे पास में क्या होगी? कक्षा होती है। अब ध्यान से समझना, ये जो हमको बीच वाला भाग दिखाई दे रहा है इसे हम लोग क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? इस वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? नाभिक कहा जाता है। चलिए, तो इसका मतलब ये वाला जो हमारे पास में भाग होगा इसे साहब हम क्या कहते हैं? नाभिक कहा जाएगा। ठीक है, अब हमने कहा कि ये वाला जो हमारे पास में हमको दिखाई दे रहा है ये हमारे पास में क्या कहलाया? इलेक्ट्रॉन। इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटॉन। इसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन कहते हैं। इतनी सारी चीजें आप लोग याद करना। इसे हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन कहा जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास में क्या कहते हैं? इसे हम लोग प्रोटॉन कहते हैं। चलिए, ठीक है, कि ये हमारे पास में क्या कहला दिया? प्रोटॉन कहला देता है। अगर कभी भी आप लोगों से वजन देखेगा, परमाणु एक खोखला गोला होता है, इसके बीच में एक नाभिक होता है। नाभिक किससे बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। टोटल परमाणु में वजन किसका होता है? सर परमाणु का वजन नहीं होगा, परमाणु में नाभिक का वजन होता है, और जो नाभिक का वजन होगा वही हमारे पास में बनेगा, तत्व का भार बन करके चलेगा। चलिए साहब, इतनी बातें तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर कभी आप लोगों से कोई ऐसा वैसा चीज़ें लेकर के पूछ लेगा तब आप लोग उसे क्या जवाब दोगे? हमने कहा भाई साहब इसे हम लोग देखेंगे तो ये हमारे पास में क्या होगा? ये एक परमाणु है, और इस परमाणु को मैंने यहाँ से बना करके रख दिया। अब आप लोग मेरी बात को समझना, और बात को समझना तो जवाब ये देना कि साहब जो आप यहाँ पर बता रहे हैं ना, ये तो मैंने मान लिया। हमने कहा हाँ मान भी लो इसको, ये है। अब देखो, परमाणु अगर हमारे पास में हमको दे दिया है, ठीक है, इसको मैं पार्टीशन बना लेता हूँ। इसमें कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बच्चों याद करने वाली होंगी। वो याद करने वाली चीज़ें आपके पास में कौन कौन सी? कह रहा है कि परमाणु का जो वजन होता है हमेशा वो क्या होगा? परमाणु का भार जो कहलाएगा वो किसे कहते हैं? नाभिक का भार। नोट आप लोगों को यहाँ से करना है साहब। नोट आपको क्या करनी है? नोट करने में आपको एक बात ये ख्याल में रखना है, अगर आप लोगों से कभी पूछेगा, अगर आप लोगों से परमाणु का भार पूछ रहा है तो
हमेशा आप लोगों को ये जवाब देना है कि ये उसका क्या होगा, नाभिक का भार। ठीक है, नाभिक का भार किसके किसके भार को निकाला जाता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के भार को निकाल दिया जाएगा। ठीक है, अगर कभी आप लोगों से जैसे देगा कि कोई एक हमारे पास में क्या है, तत्व होता है, ये मैंने एक तत्व आपको बना दिया x, नीचे हमने कहा ऊपर लिखोगे तो तत्व का क्या ज्ञात करना पड़ेगा, परमाणु भार। नीचे अगर लिखोगे तो तत्व का क्या निकालना पड़ेगा, परमाणु क्रमांक निकालना पड़ता है। एक परमाणु में अगर परमाणु बच्चों हमारे पास में क्या होता है, उदासीन होगा, तो उसमें लगभग जितनी संख्या प्रोटॉन की होती है उतनी ही संख्या हमारे पास में एक परमाणु अगर पूरी तरीके से बच्चों क्या है, उदासीन है। ध्यान से समझो कि कोई एक परमाणु है, तो हमने जैसे कहा कि एक परमाणु हमारे पास में दिया है, तो जो परमाणु हमने कहा दिया है, परमाणु अगर उदासीन होगा, ध्यान से देखो, परमाणु अगर किस अवस्था में होगा बच्चों, अगर परमाणु उदासीन अवस्था में होता है तो उसके अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। ध्यान से समझना, एक परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है। तुम अपने माइंड में इतना बैठा करके चलो, लेकिन हर कहानी एक जैसे नहीं होती है। अब हमने कहा कि पॉइंट नंबर 2 में मैंने बना दिया कि एक परमाणु अगर आपको दिखाई दे रहा है कि परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या कभी बराबर, हमेशा बराबर होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पॉइंट नंबर 2 आप लोग याद करो कि पॉइंट नंबर 2 में हो सकता है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर हो लेकिन न्यूट्रॉन इसके बराबर ना हो। ऐसे भी कभी कभी चांस आते हैं। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि परमाणु के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों की संख्या हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। कभी कभी ये भी होता है कि परमाणु पे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तो बराबर होते हैं किंतु न्यूट्रॉन कभी बराबर नहीं होगा। ठीक है, कभी कभी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तो बराबर हो सकते हैं लेकिन कभी इसके न्यूट्रॉन नहीं बराबर होते। ऐसा कैसे होता है कि न्यूट्रॉन इसके बराबर नहीं होगा, इन सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, आप लोग ये दिमाग में अपने लगा करके चलना कि जैसे कोई परमाणु हमको दे दिया है, परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को चाहते हैं तो हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को चाहे तो अंदर दे सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। अब प्रोटॉन को ना तो अंदर हम लोग क्या करते हैं, डाल सकते हैं, लेकिन जितना प्रोटॉन रहेगा उतना हमेशा क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहता है। तो प्रोटॉन के बराबर नहीं हो सकता है, प्रोटॉन सदैव किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। जैसे मैंने अब आप लोगों को एग्जाम्पल में देना स्टार्ट करूँगा कि साहब एग्जाम्पल में हमारे पास में क्या होगा, कह रहे हैं कि एक कोई आपको परमाणु दे दिया जाएगा। अब बताओ, जो मैंने आपको यहाँ से परमाणु दिया है, कह रहा है कि माना कोई एक आपके पास में ये क्या होगा, परमाणु होगा। अब बताओ, इस परमाणु के बीच में एक क्या होगा, नाभिक होगा। जो ये मैंने नाभिक दिया है आपको बीच में, इसमें हमने कहा इस तत्व में प्रोटॉन की संख्या कितनी है, ध्यान से देखो, इस तत्व में प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 5। तो बताओ इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, सर प्रोटॉन 5 है तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, 5 ही होता है। जितनी संख्या प्रोटॉन की होती है उतनी ही संख्या किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की होती है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो चलिए, तो हमेशा ये याद करना कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं किसी भी तत्व के। ठीक है, तो अगर आप लोगों के सामने ऐसी कभी बात आ जाए कि किसी तत्व में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो आप लोग ये चीज़ें हमेशा याद करके चलना कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में हमेशा बराबर होते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको और दे रहा हूँ। अब उस एग्जाम्पल को आप लोग देखो, जैसे कह रहा है कि पहला एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, कह रहा है कि ये हमारे पास में सोडियम है। अब सोडियम परमाणु के अंदर प्रोटॉन की संख्या हमने कह दिया 11 है। तो बताओ बच्चों, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, कह रहे हैं सर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, 11 हो जाएगी। ये बात एकदम फिक्स है। ठीक है, चलिए
दूसरा नंबर हमने कहा कि एक कैल्शियम का परमाणु है, उस कैल्शियम में हमने कहा इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 20। तो बताओ प्रोटॉन की संख्या कितनी है, तो आप जवाब दोगे 20। चूंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है। ये इतना समझ में आया। अब ध्यान से देखना कि अगर आपको यहाँ से कहा गया कि सर एग्जाम्पल नंबर हमको क्या देखना है, 2 देखना है। देखो तो अब यहाँ से हमको क्या देगा, एग्जाम्पल नेक्स्ट वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल हमको कह रहा है कि जैसे तुमको कोई एक तत्व दे दिया, हमने कहा यहाँ से कैल्शियम दे दिया। देखो अगर तुमको बच्चों यहाँ से क्या दे दिया, कैल्शियम, ऊपर वाला जो लिखा होगा इसे हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु भार कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु भार। नीचे वाले को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, परमाणु क्रमांक कहा जाएगा। तो जो परमाणु क्रमांक होता है वो हमेशा किसकी संख्या, परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, परमाणु क्रमांक हमेशा बताएगा तुमको प्रोटॉनों की संख्या को। किसको कहते हैं, प्रोटॉनों की जो संख्या होती है उसी को क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहा जाता है। अब परमाणु भार किसे कहते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के योग को क्या कहते हैं, परमाणु भार कहा जाएगा। किसी तत्व के परमाणु भार से आप क्या समझते हैं, किसी तत्व का परमाणु भार, ध्यान से समझो, अगर आपको कभी दे देगा और कह देगा कि कोई, मान लो एक आपको मैंने तत्व दे दिया, तो कोई अगर हमारे पास में क्या होगा, तत्व होगा, ठीक है। किसी तत्व का परमाणु भार किसे कहते हैं, तो हमने कहा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के योग को क्या कहते हैं, परमाणु भार कहा जाता है। अगर आपको यहाँ से निकल के आया कि परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, तो प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहा जाता है। इतना हमेशा इम्पॉर्टेंट समझ करके ये याद करना कि कभी भी आपको दिक्कत ना होने पाए, ठीक है। इतना हमेशा याद करना कि ये हमेशा हमारे पास में क्या होगा, ध्यान से रखना इतना बच्चों, तो ये हमारे पास में क्या कहला देगा, तत्व के बारे में आपको बेहतर जानकारी दे रहा है कि अगर कभी भी आप लोग कहीं पर भी फंसना तो ये फार्मूला जरूर अप्लाई करना। तत्व का ऊपर जो होगा क्या होगा, भार। भार में हमेशा किसको जोड़ते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को तत्व का क्या कहते हैं, परमाणु भार कहा जाता है। तो पहली हेडिंग हमारी यहाँ से क्या निकल के आ रही है, परमाणु क्रमांक। बच्चों ध्यान से देखो, इसे क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक किसे कहा जाएगा, तो हमने कहा कि जो परमाणु क्रमांक होता है वो किसे कहते हैं, प्रोटॉनों की संख्या को ही तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। ध्यान से समझना, क्या बोलेंगे, प्रोटॉनों की संख्या को ही तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ना, यहाँ से क्या होगा, प्रोटॉनों, परमाणु क्रमांक बराबर क्या होगा, प्रोटॉनों की संख्या। ध्यान से देखो, यहाँ से क्या होगा, प्रोटॉनों की संख्या, जो प्रोटॉनों की संख्या होगी वही क्या होगा, परमाणु क्रमांक। ये हो गया आपका पहला। अगर आपसे मैं बोलो दूसरा क्या होगा, तो दूसरा हमारे पास में क्या होता है, परमाणु भार होगा। देखिए अब बताओ परमाणु भार किसे कहते हैं, तो करेंगे इस तरह, परमाणु भार हम लोग उसे कहते हैं प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को, उस तत्व का क्या कहते हैं, परमाणु भार कहा जाता है। परमाणु क्रमांक, इसका मतलब हमने कहा कि एक तत्व है उसका परमाणु क्रमांक 14 है। बताओ प्रोटॉन कितने हैं, सर 14 प्रोटॉन होते हैं। अगर किसी परमाणु में पता चल गया तुमको प्रोटॉन 14 है, तो इलेक्ट्रॉन भी उस परमाणु में कितने हैं, सर इलेक्ट्रॉन भी उस परमाणु के अंदर कितने हैं, 14 ही होते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं। 3 चीज़ें मैंने आपको बताया, ये हमेशा नोट करके रखना। ये नोट क्या रखोगे, अब पहला पॉइंट आप नोट करके ये रखोगे कि सर पहले में आपने ये बताया कि एक परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कभी कभी बराबर भी होते हैं, ठीक है। दूसरा आपको हमेशा याद करना है कि प्रोटॉन हमेशा बराबर होगा किसके, इलेक्ट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन जितना होगा उतना ही क्या होगा, प्रोटॉन भी बराबर होता है। तीसरा आपको याद करना है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के तो बराबर होता है, लेकिन प्रोटॉन
जो होगा हमारे पास में वो न्यूट्रॉन के बराबर नहीं होगा, देखने को मिलेगा। रेयर केसेस में मिल सकते हैं लेकिन हमेशा कभी उचित मात्रा में नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें हमने आपको जो बताया इतना याद रहेगा, तत्व का आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकोगे। एक चीज़ ये और समझ करके चलना, अगर हमने कहा कि कोई आपके पास में परमाणु है, ये परमाणु का नाभिक होता है, नाभिक पूरी तरीके से बंद है, इसमें न्यूट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन है। एक परमाणु में हमने कहा अगर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं तो इस परमाणु ने इलेक्ट्रॉन का क्या किया है? सर इस परमाणु ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। क्या किया है? इस परमाणु ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। इसका मतलब जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो उसके ऊपर जो चार्ज लगेगा वो कौन सा लगेगा? माइनस चार्ज लगता है, उसके ऊपर ऋण आवेश आता है। ठीक है, सॉरी, कोई जब त्याग करेगा तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? धन आवेश आता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपने अंदर बच्चों ग्रहण करता है, तो ग्रहण करने पर उसके ऊपर कैसा चार्ज लगेगा? माइनस चार्ज लगता है। इतनी भी चीज़ें आप लोग याद करना कि कोई तत्व अगर उसको ग्रहण किया तो उसके ऊपर कैसा चार्ज लगेगा? माइनस का चार्ज लगता है। हमने कहा कि एक कोई हमारे पास में क्या था? परमाणु था, इसमें प्रोटॉन की संख्या थी 10, इलेक्ट्रॉन की संख्या थी -10। इलेक्ट्रॉन को हमेशा माइनस के साथ में लिखा जाता है। ठीक है, -10 है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। बताओ जब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो नई कंडीशन में परमाणु कैसा बना? प्रोटॉन के ऊपर तो +10 है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चला गया -8 हो गया। चूंकि निकल गया ना, तो इस परमाणु से कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकला? सर इस परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज आ जाएगा। इस परमाणु के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? 2 प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब सर जी जैसे कोई एक सोडियम तत्व होता है, कभी आपने देखा होगा कि सोडियम के ऊपर Na+ लिखा होता है। इसका मतलब यह है कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, अपनी कक्षा से बाहर निकाल दिया। पहले जो सोडियम हमारे पास में Na हुआ करता था, इसमें जो इलेक्ट्रॉन हुआ करता था 11, लेकिन इस वाले सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितना है? 9 इलेक्ट्रॉन है। कितना है? सॉरी 10 इलेक्ट्रॉन है। इस वाले में कितना होगा? 10। जब कोई परमाणु सीधे ऐसे लिख दिया जाएगा, जैसे मैंने सोडियम लिखा ऐसे लिखा, तो इसका मतलब ये परमाणु किस अवस्था में है? उदासीन अवस्था में है। कैसी अवस्था में है? उदासीन अवस्था में है। अगर इसी परमाणु को मैंने लिख दिया Na के ऊपर प्लस लगा दूं, चाहे इसके ऊपर मैं माइनस लगा दूं, तो ये हमने कहा कि इसकी आयन अवस्था कहलाता है। कैसा होगा? आयन अवस्था का परमाणु कहलाएगा। तो आयनिक अवस्था में उस तत्व के ऊपर या तो प्लस लगा होता है या तो माइनस लगा होगा। ये चार्जेबल अवस्था होती है इसकी। ठीक है, चार्जेबल स्टेट में ये कैसा होगा? प्लस होगा या तो क्या होगा? माइनस होते हैं हमेशा। और ये कंडीशन कैसी कहलाती है? उदासीन अवस्था कहलाती है। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आया। तो परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु भार किसे कहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को क्या कहते हैं? परमाणु भार कहा जाता है। ठीक है, चलो इतना तो ये भी समझ में आया। एक परमाणु के अंदर कभी कभी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। या तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के क्या होगा? बराबर होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन सोचो हमेशा न्यूट्रॉन के बराबर हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है। बट नॉट इक्वल न्यूट्रॉन, ये भी होता है। ठीक है, इतनी चीज़ें हमेशा याद करके चलना। कभी कभी रेयर केसेस में ये हो भी जाता है, बहुत ज़्यादा विश्वसनीय विधि मत मान करके चलना। फिर मैंने कहा किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो चिन्ह कैसा होगा? प्लस का होगा। किसी परमाणु के अंदर चिन्ह आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा तो चिन्ह कैसा होगा? माइनस होगा। हमने कहा मैं तुमको कुछ पैसा उधार दे दूं, तो मैंने दिया, तुमको दिया तो मैं क्या हूँ? धनी हूँ, तभी तो मैंने दिया। तुमने कुछ पैसा लिया तो तुम क्या हो? ऋणी हो, कर्जदार हो जाते हो। इसीलिए पुराने के टाइम पर बनिया को महाजन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महाजन। क्योंकि बनिया को कुछ तुमने दिया तब बनिया ने तुमको धन दिया।
ना। तो इसीलिए बनिया को महाजन कहा जाने का प्रोसेस वहीं से शुरू हुआ। तो हमेशा वो सबको पैसे बांटता रहता था और सबके गहने ले लेता था, और गहने लेने के बाद में नहीं वापस कर पाते थे तो गहनों को दबोच करके घर में रख देता था। यही तो हुआ करते, जितने सुनार हुआ करते थे, बनिया हुआ करते थे, यही सारा प्रोसेस चला आता था। ठीक है, तो इसका मतलब एक बात समझ में आ गई, किसी परमाणु के ऊपर चिन्ह नहीं है तो वो किस अवस्था में है सर? उदासीन अवस्था में है। चिन्ह है तो किस अवस्था में है? आयनिक अवस्था में है। किस में है? आयनिक अवस्था में है, चार्जेबल स्टेट में है। ठीक है ना। 1 प्लस लगा है तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग किया, 2 प्लस लगा है तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया कि नहीं किया। 1 माइनस लगा है तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, 2 माइनस लगा है तो 2 इलेक्ट्रॉन वो तत्व ने क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया है। इस चीज को अब फिर से आप समझना। फिर से कैसे समझोगे? हमने कहा कि आप ये हमको बताओ कि परमाणु भार किसे कहते हैं। ध्यान से देख करके चलना। पहला पॉइंट मैं यहाँ से कह रहा हूँ कि परमाणु भार किसे कहते हैं। कह रहे हैं कि सर परमाणु भार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को कहते हैं। दूसरा सर मैं यहाँ से कह रहा हूँ कि परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। भाई चलो हमको ये बताओ, परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहा जाएगा। किसी परमाणु के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तीनों बराबर हो सकते हैं। कोई कोई कंडीशन में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के तो बराबर होता है, लेकिन ये न्यूट्रॉन के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है सर, ये कंडीशन भी हमको याद आ गई। हमने कहा अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, ध्यान से समझना, अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो चिन्ह कैसा होगा? प्लस। अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा तो चिन्ह कैसा होगा? माइनस चिन्ह होता है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि एक एग्जाम्पल सोडियम ने Na+ लिखा है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है? तो एक इलेक्ट्रॉन ये क्या किया है? एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, जल्दी से बताओ। एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। किसने त्याग किया? सोडियम ने। हमने कहा कि क्लोरीन के ऊपर मैं लिख देता हूँ Cl-, तो जल्दी बताओ। तो यहाँ से ये होगा कि भाई साहब इसने एक इलेक्ट्रॉन का क्या किया है? ग्रहण किया है। किसने? क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? एक्सेप्ट किया है, ग्रहण किया हुआ है। ठीक है, चलिए सर इतनी चीज़ें तो हमको समझ में आ गई हैं, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। जो परमाणु, अगर हमने कहा कि कोई तत्व है और उस तत्व के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं लगा है, जैसे मैंने Na अकेले रख दिया, तो इसका मतलब ये तत्व अपनी किस अवस्था में होता है? सर उदासीन अवस्था में है। अगर किसी के ऊपर प्लस चार्ज लगा है या माइनस चार्ज लगा है तो वो तत्व अपने किस अवस्था में लिखा हुआ है? आयनिक अवस्था में। किस में लिखा है? आयनिक अवस्था में लिखा है सर। अगर किसी तत्व के ऊपर कोई चार्ज नहीं लगा है, कोई आवेश नहीं लगा है, तो इसका मतलब ना तो उसके ऊपर प्लस लगा है ना तो उसके ऊपर माइनस लगा है, तब वो किस अवस्था में होता है? उदासीन अवस्था में होता है। इतनी चीज़ें मैंने आपको सिखाया। अब ध्यान रखना कि चलते हैं क्वेश्चन लगाते हैं और देखते हैं आता है कि नहीं आप लोगों को। तो सर आज का पहला क्वेश्चन हम लोग पहले उठाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होगा। ध्यान से देखो, करें कि एल्युमिनियम तत्व की द्रव्यमान संख्या 27 है तथा इसका परमाणु क्रमांक क्या है? 13 है। इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। मैं जिस तरीके से लगाता हूँ, अगर ऐसा लगाओगे तो बहुत अच्छा आप लोग नंबर पा जाओगे। बिना पेन पेपर चलाए आपका चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन मुझे तो पेन चलाना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ। तो क्या होगा, पहले इसको समझ करके चलते हैं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। चलो, कह रहे कि एक परमाणु है जिस किसका है? एल्युमिनियम का है। एल्युमिनियम मैं यहाँ से लिख देता हूँ कि सर एक परमाणु है, ये है हमारे पास में किसका? एल्युमिनियम। मैंने लिख दिया कि भाई साहब एक एल्युमिनियम का क्या है? परमाणु है। ध्यान से समझना। अब ऊपर हमने कहा, अगर मैं यहाँ से लिख देता हूँ
P+N, तो तुम क्या बोलोगे सर? परमाणु भार की बात कर रहे हो आप। अगर मैं नीचे लिख देता हूँ तो इसका मतलब ये क्या लिखा है सर? आपने परमाणु क्रमांक की बात की। हमने कहा बहुत सही बच्चा, इतना तो समझ रहे हो, चलो कम से कम दिमाग तो तुम्हारे हैं। तो इसका मतलब मैंने लिख दिया एल्यूमिनियम। कह रहा है कि एल्यूमिनियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है? 27 दिया है। इसका मतलब इसके ऊपर मैं एक नंबर लिखता हूँ और उस नंबर को मैं यहाँ से बताऊँगा कि कितना लिखा है। भाई साहब इसके ऊपर 27 है। इसका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है? 13 है। नीचे वाला नंबर मैंने लिख दिया 13। तो कह रहा है कि बताओ उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन कितने हैं? जल्दी से बताओ। अच्छा, यहाँ वाला जो नंबर लिखा है, इस वाले नंबर में आप लोगों को पता होगा कि इस वाले नंबर में प्रोटॉन भी है और कितना है? कितना है? इस वाले नंबर में प्रोटॉन भी है और इस वाले नंबर में न्यूट्रॉन भी है। लेकिन इस वाले नंबर में प्रोटॉन अकेले हैं। इस वाला, ये वाला नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वाला नंबर प्रोटॉन को बता रहा है। बताओ, टोटल 27 रोटी है। 27 रोटी में प्रोटॉन ने कितनी रोटी खा लिया? 27 रोटी में प्रोटॉन ने कितनी रोटी खा लिया? तो कह रहे हैं कि सर प्रोटॉन ने 13 रोटी खा लिया है। तो प्रोटॉन का हिस्सा कितना है? भाई साहब जब 13 रोटी का है तो 27 में से 13 जब प्रोटॉन खा गया तो न्यूट्रॉन के लिए कितना बचा? सर न्यूट्रॉन 14 रोटी खाएगा। कितना? न्यूट्रॉन का 14 रोटी होगा। चलिए सर ठीक है। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है? सर 13। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? सर 14। अब बताओ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? सर हमको क्या पता। देखो, जितना होगा प्रोटॉन उतना ही होगा इलेक्ट्रॉन। तीनों की संख्या आ गई कि नहीं? तो साहब पूछ रहे हैं कि बताओ इसमें प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? प्रोटॉन की संख्या कितनी है साहब? 13। 13 प्रोटॉन तो 13 भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन बराबर कितना होगा? 14। तो 13, 14 और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 13 और 14 में ही आंसर हमारे पास में आ रहा है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। बच्चों ऐसे ही समझा करो। तत्व लिख लो, परमाणु भार लिख लो, 2 भागों में उसको बांट लो, क्योंकि इसका हिस्सा प्रोटॉन और किसका है? न्यूट्रॉन का है। अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमको क्या समझाना चाहता है। पहले हम लोग उसको समझते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इसमें हमको क्या कह रहा है? दूसरा वाला कह रहा है कि दूसरे वाले का भाई साहब परमाणु क्रमांक हमको यहाँ से समझा रहा है। समान परमाणु भार के 2 तत्व X है और क्या है? Y है। कह रहे कि समान परमाणु भार, दोनों का परमाणु भार क्या है? समान है। हमने कहा भाई साहब एक तत्व क्या मान लेता हूँ मैं? हमने कहा कि एक तत्व हमारे पास में है X और एक तत्व हमारे पास में है Y। ठीक है। और कह रहा है कि इनके परमाणु भार क्या है? दोनों तत्वों के समान है। जितना भार इसका उतना ही भार इसका। X तथा Y के परमाणु क्रमांक क्रमशः X वाले का 20 है, Y वाले का 22 है। क्या दिया है? सर परमाणु क्रमांक दिया है। हमने कहा ठीक है, इस वाले का परमाणु क्रमांक यहाँ से जो दे करके रखा है, इस वाले का साहब यहाँ से कितना दिया है? इस वाले का परमाणु क्रमांक हमने कहा यहाँ से आप लोग देखोगे तो 20 होगा और इस वाले का जो देखोगे तो कितना होगा? 22 होगा। इसका मतलब आपको दोनों में प्रोटॉनों की संख्या बता दिया। नीचे जो लिखा जाता है प्रोटॉन ही तो होता है। जब नीचे तुमको पता चल गया प्रोटॉन, तो जितने हैं प्रोटॉन उतने ही क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो सर इसमें तुम बता सकते हो कि प्रोटॉन कितना है? इतना है। यदि X तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉन कितने हैं? 26 है। तो Y के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए कि कितना होगी। अब ध्यान से देख करके चलो। हमने कहा कि बताओ इसमें प्रोटॉन, ये किसकी संख्या है? सर ये वाली जो संख्या है ये प्रोटॉन की संख्या है। प्रोटॉन कितने हैं? 20। इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितने आ गए हैं? 20 आ गए हैं। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, चलो इसमें 20 आ गया। अब कह रहा है कि X वाले में ध्यान से देख के चलो। X तत्व के नाभिक में
न्यूट्रॉन कितने हैं, 26 है। इस वाले में बच्चों न्यूट्रॉन कितना दिया है, करें कि सर इस वाले में जो न्यूट्रॉन दिया है, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, तो यहाँ से कह रहा है कि सर 26 न्यूट्रॉन है। अब ध्यान से देखो, इस पर तुमको क्या क्या बैठाना है, इस पर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बैठाना है। प्रोटॉन की संख्या कितनी है साहब, 20 है, प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है साहब, 26 है। 20 और 26 कितने हो गए सर, 46। कितने हो गए, 46 हो गए। हमने कहा 20 26 जब यहाँ से 46 हो गए हैं, तब तुमको इस पर लिखने की ज़रूरत क्या है, हमने कहा इसका परमाणु भार कितना हो गया, 46। इसमें प्रोटॉन का जो नंबर है वो कितना है, 20, इसका नंबर कितना है, 26 है। इसका भी तो परमाणु भार 46 होना चाहिए। इसका परमाणु भार कितना होना चाहिए, 46, क्योंकि कह रहा है कि दोनों का परमाणु भार कितना है, समान। जब इस वाले का निकला 46 तो इसका भी कितना होगा, 46। इसमें अब दो लोगों का हिस्सा लगाओ, एक होगा प्रोटॉन का, एक होगा न्यूट्रॉन का। प्रोटॉन का हिस्सा कितना है, देखो ये बता रहा है कि प्रोटॉन कितने हैं, 22 है। ई वाला बता रहा है ना कि भाई साहब इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 22 है। तो बताओ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे सर, 22 होंगे। बताओ अगर 46 में से 22 निकल जाता है, प्रोटॉन का हिस्सा 22 निकल गया, प्रोटॉन का हिस्सा तो 4 2 6, इसका कितना बचा, करें कि सर इसमें 24 संख्या आ रही है। तो वाई के नाभिक में न्यूट्रॉन कितने हैं, वाई के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है साहब, 24 है। कितनी है, 24 है। कुछ लिखना पड़ रहा है तुमको, नहीं ना। ये आपके पास में कोई तत्व 1 दे दिया है और ये कोई तत्व 2 दे दिया है, समझ में आ रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन नेक्स्ट वाला लगाओ कि सर अगला क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्या कह रहा है इसको समझो। किसी अधातु के ऋण आयन, ध्यान से देखना, किसी अधातु के ऋण आयन मतलब कोई तत्व दिया है, उसके ऊपर x के ऊपर माइनस आयन लगाया है, में 18 इलेक्ट्रॉन है। अधातु की द्रव्यमान संख्या 35 है। तो अधातु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, समझो क्या कह रहा है। कह रहा है कि कोई x नाम का तत्व है। ध्यान से समझना, मैं पहले सवाल को मिला लेता हूँ कि सवाल कह क्या रहा है आपको। 18 है ना, तो समझो कह रहा है कि कोई एक x तत्व है। हमने कहा कि मान लिया भाई कोई एक x तत्व है, x के ऊपर माइनस लगा है। ध्यान से समझना, जब x के ऊपर माइनस लग गया है, इसका मतलब तुम क्या बता रहे हो, आयनिक है कि उदासीन है। सर जो ये तत्व आप दिखा रहे हैं ना, ये हमारे पास में कैसा है, आयनिक तत्व है। आयनिक में प्लस है कि माइनस, सर माइनस है। तो इलेक्ट्रॉन अंदर घुसा है कि बाहर निकला है, सर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आया है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया है ना। तो इसका मतलब इस तत्व का यहाँ से हमको बताना है। कह रहे कि बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से देखना, एक्स में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ से लिख लो, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब जब ये माइनस नहीं रहा होगा तब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना रहा होगा सर, 17 इलेक्ट्रॉन रहा होगा। क्योंकि एक तो आया है ना, जब ये नहीं आया था तब कितना था, इसका मतलब एक कम रहा होगा, 17 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। तो कह रहा है कि इसकी द्रव्यमान संख्या यदि कितनी है, 35 है। तो हमको बताओ इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं साहब। इसका मतलब परमाणु क्रमांक कितना होगा, यहाँ से 17। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या हैं, दोनों हैं। तो इसमें से अगर इसका हिस्सा निकल गया कितना, 17। अगर इसका हिस्सा निकल के चला जा रहा है, कितना, अगर इसका हिस्सा 17 निकल करके चला जा रहा है, तो 35 में से अगर 17 चला गया तो हमारे पास में जो बच रहा है वो कितना इलेक्ट्रॉन हमारे पास में बच रहा है, 8 7 15। इसका मतलब इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 18 न्यूट्रॉन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कितने हैं, 18 न्यूट्रॉन आपको यहाँ से दिखाई दे रहे हैं कि इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 18 न्यूट्रॉन है। ध्यान से समझना बाबू, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। मैंने इसमें कुछ नहीं किया, आप लोग समझना बस, इसमें कुछ हुआ नहीं है। कह रहा है कि कोई एक तत्व है बच्चा, मैंने यहाँ से मान लिया कि एक तत्व है, इसके ऊपर माइनस लगा हुआ है, ठीक है। हमने कहा कि बताओ एक तत्व है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कह रहा है कि सर इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, 18 है, ठीक है। कह रहा है कि इसके ऊपर लेकिन माइनस लगा है,
इसका मतलब माइनस लगा है तो इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया था। जब एक इलेक्ट्रॉन नहीं रहा होगा तो कितना रहा होगा सर 17 रहा होगा। ठीक है, तो जो 17 है वही इसका क्या है परमाणु क्रमांक है। तो परमाणु क्रमांक कितना हो गया 17। द्रव्यमान कितना दे रहा है 35। 35 में प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी रोटी खा रहा है। 35 रोटी में प्रोटॉन कितनी रोटी खा गया साहब 17 रोटी खा गया। न्यूट्रॉन के लिए कितनी बचा दिया 18 रोटी। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है सर 18 होती है। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन यहाँ से दे देगा। हमको कह रहा है कि सोडियम फास्फोरस और क्लोरीन के परमाणु क्रमांक क्रमशः 11, 15 और 17 हैं। तो बताइए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। आपको यहाँ पे 3 परमाणु दे रहा है बच्चों। एक तो आपको जो यहाँ से परमाणु दिखाई दे रहा है, एक परमाणु आपको दे रहा है यहाँ से कि क्या होगा सोडियम। एक परमाणु आपको दे रहा है फास्फोरस होगा। अगला परमाणु आपको क्या दे रहा है क्लोरीन होगा। इसके परमाणु क्रमांक कितना है 11 है। इसका परमाणु क्रमांक कितना है 15 है। इसका परमाणु क्रमांक कितना है 17 है। समझना, बताइए कि निम्न में से प्रत्येक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है भाई। इसमें देखो ये किसकी संख्या है आपको बताता है प्रोटॉन की संख्या 11 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 होती है। चलिए इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है 15 तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी 15 ही होती है। इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है 17 तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होती है 17 ही होती है। ये देखो तीनों में निकल आया वही है। तो बताइए निम्नलिखित में से प्रत्येक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। प्रत्येक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जो इसका आंसर दिया है वही इसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो बताइए कि प्रत्येक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ये दरअसल ये सवाल आपको अधूरा सा थोड़ा दिया है। ठीक है, इसमें यहाँ पर कहा है कि बताइए कि इतना परमाणु क्रमांक है तो बताइए कि Na+ में करके दिया है। फिर क्या दिया है आपको यहाँ से कॉमा लगा के फास्फोरस, फिर कॉमा लगा के Cl- में कितने इलेक्ट्रॉन है। सवाल बच्चों ये दिया है। ठीक है, समझते हैं। Na+ का मतलब एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया। ठीक है, ध्यान से समझना। एक परमाणु क्या है सोडियम है, फिर फास्फोरस है, फिर क्या है क्लोरीन है। ठीक है, उदासीन अवस्था में ये लिखा हुआ है। हमने कहा कि जब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो सोडियम को लिख दिया गया Na+। फास्फोरस ने नहीं त्याग किया तो इसको वैसे ही लिखा रहने दिया। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन खा लिया तो इसके ऊपर आ गया Cl- आ गया। पहली दफ़ा में क्या दिया था सोडियम का कितना है 11 तो सोडियम का परमाणु क्रमांक था 11, इसका कितना था 15 और इसका कितना था 17। जब इसमें देखो इस वाले में प्रोटॉन कितने हैं 11 तो इलेक्ट्रॉन कितना है 11 होगा। इसमें प्रोटॉन कितना है तो सर 15 है तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा 15 ही होगा। इस वाले में प्रोटॉन देखो कितना है 17 तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा 17 ही होते हैं। लेकिन जब इसने एक इलेक्ट्रॉन भगा दिया तब इलेक्ट्रॉन कितना बचा। इस वाले में इलेक्ट्रॉन कितना बचा 10। इस वाले में कुछ नहीं कह रहा है, 0 ऊपर भी है 0 नीचे भी है, मतलब उदासीन है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है सर 15 ही इलेक्ट्रॉन है इसमें। इस वाले में इलेक्ट्रॉन देखो कह रहा है कि Cl- हो गया है। माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है। पहले इलेक्ट्रॉन कितना था 17, अब इलेक्ट्रॉन कितना हो गया है 18। ठीक है, तीनों को देख लो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं कि तीनों में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो कह रहा है कि सोडियम Na+ में इस वाले में जो इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है कितना होगा 10। इस वाले में इलेक्ट्रॉन 15, इस वाले में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं। बच्चों इसी तरीके से जो क्वेश्चन है इसमें का लगेगा, बाकी और दम क्वेश्चनों में नहीं है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की तैयारी